हेलो दोस्तों, आज अपन आगे लेते हैं वेव ऑप्टिक्स। मैंने आपको लास्ट पढ़ा था हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अपन लेते हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, थोड़ा माइनर बना हुआ है, मैं आपको बड़ा बना के भी दिखा दूंगा, भले आप देखिए। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं। देखो, आप हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि अपवर्तन और परावर्तन हमने जो पढ़े उनको समझाया था किरण प्रकाशिकी के आधार पर। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, किरण और तरंग, कण और तरंग, कण या किरण बोल सकते हो, और तरंग प्रकृति। ठीक है, तो अब तरंग प्रकृति के आधार पर, मतलब हाइगेन का सिद्धांत किस पे आधारित है? तरंग प्रकृति पे। तो तरंग प्रकृति के आधार पर हम परावर्तन की व्याख्या करेंगे कि परावर्तन जो होता है वो सत्य घटना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसके लिए आप देखो, डायग्राम को देखें। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक समतल परावर्तक पृष्ठ ले लिया। आप देख पा रहे हैं, हमने एक समतल परावर्तक पृष्ठ ले लिया, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। गौर से देखना आप। अब इसमें मैं रीड्रॉ करूँगा, आप इसे देखना फिर से। हमने एक समतल परावर्तक पृष्ठ ले लिया, मैं साइड में रीड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, इस तरीके का परावर्तक पृष्ठ ले लिया है नहीं? ये नीचे डॉट 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 लाइन हो रही है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब क्या करें, अब हम इस पर दो समांतर किरणें आपतित करेंगे। एक किरण ये और एक किरण ये। बोलो क्लियर? दो समांतर किरणें आपतित की अपन ने, प्रकाश की दो समांतर किरणें, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, अब ये दोनों समांतर किरणें आपतित होंगी तो परावर्तन के बाद कैसे जाएंगी बताओ? इस तरीके से जाएंगी। बोलो, ऐसे जाएंगी या नहीं? तो दोनों किरणें इस तरीके से जाएंगी परावर्तन के बाद। दिख रहा है आपको डायग्राम? अब यदि यहाँ पे अभिलंब खींचा जाए, देखना आप, एक अभिलंब अपन यहाँ खींच सकते हैं ऐसे ही, और एक अभिलंब अपन यहाँ खींच सकते हैं ऐसे ही, खींच सकते हैं नहीं? तो ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये होगा आपके पास आपतन कोण। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा आपका आपतन कोण आई, होगा या नहीं? अभिलंब का आपतित किरण के साथ। और ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा आपका आर, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण। तो ये होगा आपका परावर्तन कोण। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब यदि अपन बात करें तो देखो, हम जानते हैं कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो तरंगाग्र होते हैं उनके लंबवत होती है प्रकाश की किरणें, या तरंग संचरण की दिशा, या तरंग की गति की दिशा, या ऊर्जा के संचरण की दिशा, या प्रकाश की किरणों की दिशा, ये हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। या उल्टे शब्दों में बोलें, उल्टा लें इसको अपन, विपरीत शब्दों में बोलें तो अपन ये कह सकते हैं कि जो तरंगाग्र है वो तरंगाग्र प्रकाश की किरणें जो होती हैं उनके लंबवत रहता है, प्रकाश की किरणों के लंबवत रहता है। समझे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तरंग संचरण की दिशा, या तरंग की गति की दिशा, या ऊर्जा संचरण की दिशा जो है वो सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। ये अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसको उल्टा पढ़ें, विपरीत, कि तरंगाग्र जो है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंग संचरण की दिशा मतलब प्रकाश किरणों की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, तो अब अपन कह रहे हैं कि ये समांतर किरणें, तो समांतर किरणें कहाँ से आती हैं बताओ? यदि कोई स्रोत प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर स्थित हो, ठीक है, अगर कोई भी प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर स्थित है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होंगी। और तरंगाग्र की बात करें तो अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाली जो तरंगाग्र है वो तरंगाग्र कैसे होंगे बताओ? समतल तरंगाग्र होंगे। और तरंगाग्र और प्रकाश की किरणें सदैव लंबवत होती हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम भी बताया था पिछले पेज में आपको, कि जैसे ये एक समतल तरंगाग्र है, ये तो प्रकाश की किरणें आती हैं, इसके लंबवत आती हैं, ऐसे ही इसके लंबवत रहती हैं सदैव। ये प्रकाश की किरणें होंगी और ये क्या होगा बताओ? तरंगाग्र। समझे आप? कोई दिक्कत इसमें? तो तरंगाग्र और प्रकाश की किरणें सदैव लंबवत होती है। तो हम यदि बात करें, देखो आप, हम यदि बात करें एक समतल तरंगाग्र की, कैसा समतल तरंगाग्र? अभी जो डायग्राम बनाया था मैंने उसी में देखना आप, ये मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला, ये दो समांतर किरणें आई इस तरीके से, ये आ गई। अब समतल तरंगाग्र कैसा होगा? समतल तरंगाग्र इनके लंबवत होगा, इस तरीके से होगा ये।
इस तरीके से होगा यूँ, है ना। या इनडायरेक्टली अपन यूँ दिखा सकते हैं, यूँ, ऐसे यूँ। अगर इसको एकदम ऊपर से देखें तो केवल ऊपर की लाइन दिखाई देगी, बाकी नीचे छूट जाएंगे, तो केवल यूँ दिखा सकते हैं, यूँ, ठीक है। तो समतल तरंगाग्र को अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं बताओ। समतल तरंगाग्र को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, परावर्तक पृष्ठ है, 2 समांतर किरणें और समतल तरंगाग्र सदैव लंबवत होंगे। इन किरणों के सदैव लंबवत होंगे, मतलब ये एक आयताकार समतल है जो इनके लंबवत है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो समतल तरंगाग्र इनके लंबवत होंगे। तो ऐसे ही एक समतल तरंगाग्र की बात करते हैं अपन फिर से, ठीक है। तो आप देखें, ये अभी मैंने आपको परावर्तक पृष्ठ बताया, इस पर 2 किरणें ऐसे आपतित हो रही हैं, ये समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ठीक है। तो एक समतल तरंगाग्र की बात करें, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ए और बी, ये जो तरंगाग्र है, मैं दूसरा कलर कर दूं इस पर आप समझ जाएंगे। ये वाला जो है ये एक समतल तरंगाग्र है जो इन प्रकाश की किरणों के लंबवत है, या प्रकाश की किरणें इनके लंबवत हैं। ये समतल तरंगाग्र जो है वो इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। तो परावर्तन के बाद कैसा तरंगाग्र मिलेगा ये समझना है आपको। तो परावर्तन कैसे होगा और कैसा तरंगाग्र मिलेगा ये देखो आप। तो हम मान लेते हैं कि ये देखो, हमने मान लिया कि माना एक समतल तरंगाग्र ए बी है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। इस तरंगाग्र का बिंदु ए जो है, बिंदु ए ये परावर्तक पृष्ठ पर पहुंच चुका है, लेकिन बिंदु बी परावर्तक पृष्ठ से कुछ दूरी पर है। ये दिख रहा है, इतनी दूरी पर है ये बिंदु बी, परावर्तक पृष्ठ से कुछ दूरी पर स्थित है। मान लो कि बिंदु बी को परावर्तक पृष्ठ पर पहुंचने में टी समय लगता है। ये बिंदु बी है, इस बी से प्रकाश को परावर्तक पृष्ठ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, टी। तो कितनी दूरी तय होगी यहाँ पे? जैसे मान लें ये बिंदु सी है, तो ये कितनी दूरी तय होगी बताओ। तो अपन जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और समय कितना ले रहे हैं अपन, स्मॉल टी। माना टी समय में प्रकाश बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंच जाता है। तो बताओ कितनी दूरी तय करेगा टी समय में, कि दूरी बी सी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हो गई प्रकाश की चाल सी और गुना समय टी, सी टी। तो दूरी बी सी किसके बराबर आ गई बताओ, सी टी के। तो आपको ये याद रहेगा, ध्यान रखना है कि दूरी बी सी किसके बराबर है बताओ, सी टी के। क्लियर है? फिर देखो अगर अपन बात करें आगे, तो आगे क्या होगा, अब ये प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी, होंगी या नहीं? परावर्तित कैसे होंगी कि ये वाली प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से जाएगी, और ये वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर ऐसे जाएगी, समांतर जाएंगी या नहीं बोलो। तो दोनों किरणें परावर्तित होकर आगे जाएंगी, ठीक है। तो जब दोनों आगे जाएंगी तो परावर्तित तरंगाग्र कैसा प्राप्त होगा ये समझना आपको, ठीक है। तो देखो अब आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तरंगाग्र ए बी का बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पर था, तब बिंदु बी जो है वो परावर्तक पृष्ठ से कुछ दूरी पर था। अब टी समय बाद प्रकाश बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचता है, या ये वाले तरंगाग्र ए बी का जो बिंदु बी है वो बिंदु सी तक पहुंचता है। कितनी दूरी तय करके, सी टी दूरी तय करके। कितने समय में, टी समय में। टी समय में बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचता है प्रकाश। तो जो ए बिंदु पर जो प्रकाश है वो भी तो परावर्तित होकर आगे बढ़ेगा, वो वहीं रुका थोड़ी रहेगा, इसका वेट थोड़ी करेगा। आप समझ पा रहे हैं कि किसी निश्चित समय पर, आप फिर से समझना, मैं दूसरे कलर से बताता हूँ आपको, ब्लैक कलर से। किसी समय पर तरंगाग्र ए बी का एक बिंदु तो यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, बोलो है या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? अब जब बिंदु बी बिंदु सी तक पहुँचने में टी समय लेता है, तो उतने ही समय में ये जो प्रकाश जो बिंदु ए पर आया है, तो टी समय में ये भी तो आगे जाएगा इधर, बोलो जाएगा या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो ये प्रकाश भी इधर जाएगा। तो बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचने में टी समय लगता है, तो जो प्रकाश है वो बिंदु ए से आगे भी तो गति करेगा। तो बिंदु ए से आगे गति करेगा प्रकाश, ठीक है। तो टी समय में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो प्रकाश की चाल तो वही रहेगी सी,
और समय वही है t। तो इधर प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा इस दिशा में बताओ, ये भी ct दूरी तय करेगा। समझ पाए? तो इस दिशा में भी प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, ct। क्लियर है? मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से सुनोगे तब समझ आएगा, है ना। जैसे ये अपन ने परावर्तक पृष्ठ बना दिया ये, ठीक है। अब देखो ये प्रकाश की किरण आ गई, दो समांतर किरणें, है ना। और ये हो गया एक समतल तरंगाग्र जो इन दोनों के लंबवत है, जिसका नाम है AB, ठीक है। अब देखो आप, जब प्रकाश B से बिंदु C पर पहुंचेगा t समय में, तो कितनी दूरी तय करेगा, BC बराबर CT। और उसी t समय में प्रकाश बिंदु A से आगे बढ़ेगा इधर परावर्तित होने के बाद, तो ये भी t समय में कितनी दूरी तय करेगा इस दिशा में, t समय में ये भी इस दिशा में कितनी दूरी तय करेगा बताओ, CT। t समय में कितना करेगा, CT। तो हम क्या करते हैं, प्रकार में CT दूरी का चाप भरते हैं, प्रकार में CT दूरी का चाप भरते हैं और प्रकार को A बिंदु पर रखकर और इधर काट देते हैं, इस पे परावर्तित किरण पे A बिंदु पे रखेंगे प्रकार को, इधर काट देंगे। तो बताओ ये दूरी, ये नया बिंदु मिल गया काटते D बिंदु, तो ये जो दूरी है AD दूरी किसके बराबर होगी बताओ, CT के बराबर। BC दूरी कितनी थी बताओ, CT, t समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। और AD दूरी कितनी है, ये भी t समय प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, तो ये भी कितनी हो जाएगी बताओ, CT। क्लियर है? तो AD और BC दोनों बराबर हो गए किसके बताओ, CT के। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखो फिर से आप ये डायग्राम रफ में बना के प्रैक्टिस करें तो और भी अच्छे से समझ आएगा। ये अपना हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये आई आपके पास किरणें ऐसे, ये ऐसे आई, ऐसे गई। अब यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं अभिलंब, ये अभिलंब हो गया ऐसे, एक अभिलंब यहाँ हो गया। अब आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण आई, और ये वाला कोण क्या होगा बताओ, R। क्लियर है? अब देखना गौर से, ये वाला जो कोण है ना, ये आई, और ये वाला कोण क्या होगा, R। अब बात की थी मैंने किसकी बताओ, मैंने आपको बात की थी तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। तो ये समतल तरंगाग्र था यहाँ पे AB, ये नाम दे दिया मैंने ब्लैक कलर का AB। ये दोनों किरणों के लंबवत है। और परावर्तन के बाद क्या हुआ कि B बिंदु तो C पे पहुँच गया t समय में B बिंदु तो C पे पहुँच गया, इधर पहुँचा या नहीं। और उसी t समय में A बिंदु इधर पहुँच गया, किस पे बताओ, यहाँ पे D बिंदु पे, D पे पहुँच गया। और CD को यदि मिला दें ऐसे, C और D को, t समय बाद CD को मिला दें, तो ये जो CD जो होगा, ये CD क्या कहलाएगा बताओ, परावर्तित तरंगाग्र। AB क्या है यहाँ पे, आपतित तरंगाग्र, और CD क्या है बताओ, परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर है? तो परावर्तित तरंगाग्र इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब देखो ये कोण आई है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला, ये पता करेंगे। ये कोण भी आई होगा, कितना होगा बताओ, आई। चेक कर लो अब आराम से, कैसे होगा आई, कि ये आई हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस आई, क्योंकि प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण और ये तरंगाग्र लंबवत है या नहीं। तो ये आई है, तो ये वाला 90 माइनस आई। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ये अभिलंब और ये परावर्तक पृष्ठ, ये भी लंबवत है, तो ये 90 माइनस आई है, तो ये वाला कितना रह जाएगा बताओ, आई। तो ये आई रह जाएगा इधर वाला। इसी प्रकार अगर ये R है, तो ये भी कितना रह जाएगा इधर से बताओ, R। ये भी कितना रह जाएगा, R, क्योंकि ये R, ये 90 माइनस R, और ये वाला कितना रह जाएगा बताओ, R। तो समझे आप? तो फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ ये डायग्राम मुझे बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है। आप इसको रफ कॉपी में बड़ा सा बनाएं और एक साथ ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक किरण ऐसे गई, एक किरण ऐसे गई, ठीक है। ये हमने अभिलंब खींच लिया यूँ, ठीक है। अब देखो आप, ये यहाँ पे मैंने आपको ये अपवर्तित, ये आपतित तरंगाग्र ले लिया, और ये अपन ने ले लिया इधर परावर्तित तरंगाग्र। इसका नाम रख दिया AB और इसका नाम हो गया CD।
ये यहाँ पे लंबवत होंगे क्योंकि तरंगाग्र सदैव लंबवत होते हैं प्रकाश की किरण। अभी दोनों त्रिभुज ले लो आप, देखो ये कोण आई है तो ये वाला भी आई होगा, अभी बताया ये आई होगा आई, और ये वाला आर है तो ये वाला भी कितना होगा आर, आप चेक कर सकते हो। अभी दोनों त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, दोनों त्रिभुज ले लें। इन दोनों त्रिभुजों को देखें तो सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं अपन। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कैसे? देखो कोण B और कोण D 90 डिग्री के हैं, ये दोनों बराबर। भुजा AC दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, भुजा AC दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है या नहीं? और तीसरा क्या है बताओ? तीसरी चीज़ है देखो BC जो दूरी है, त्रिभुज ABC में जो दूरी BC है वो, और त्रिभुज ADC में जो दूरी AD है, ये दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर। BC और AD दूरी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने नाप की तो बनाया था, B से C तक की दूरी कितनी थी? CT, प्रकाश की चाल गुना समय। और A से D तक की दूरी कितनी थी बताओ? CT। तो AD दूरी और BC दूरी दोनों क्या रहेंगी बताओ? बराबर। तो ये दूरियां बराबर, एक भुजा उभयनिष्ठ एक कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बताओ? सर्वांग सम त्रिभुज। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं बताओ? बराबर। आपने पढ़ा है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, सब चीज़ बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब चीज़ बराबर हो गई, इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये बराबर हो गया इसकी। और इस कोण का नाम क्या था? आई, और इस कोण का नाम क्या था? आर। तो आई और आर दोनों क्या हो गए बताओ? बराबर। समझे आप? तो ये थोड़ा छोटा डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने आप बड़ा बना के दिखाया, वैसे आप बना सकते हो। ये लिखा हुआ आपका देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में AC उभयनिष्ठ है, कोण ABC कोण ADC 90 डिग्री है, और BC और AD दोनों बराबर थे। कितने हो गए थे बताओ? CT। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत अवयव बराबर होते हैं, तो कोण I बराबर कोण R। हम कर रहे हैं हाइगेन के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? पहला या दूसरा कोई भी बोल दो, तो दो नियम है परावर्तन के। तो परावर्तन का पहला नियम यही तो है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से साबित होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और डायग्राम देख के ये चित्र देख के साफ साफ स्पष्ट है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित है। ये एक ही तो तल है, एक समतल है, इसी में स्थित है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो दोनों नियम साबित हो गए। इसका मतलब हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या संपूर्ण हुई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा टॉपिक लेते हैं, हाइगेन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो अपवर्तन का डायग्राम बनाना है। अब परावर्तन वाला समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अपवर्तन वाला समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा। कैसे बनाना? बड़ा आसान है, बगल में रीड्रॉ करके दिखाता हूँ, या इसी में आप देख लें। देखो आप कैसे होगा ये आगे। तो देखो ये अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब इसमें ऊपर ये पहला माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, और नीचे दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है? μ2। मान लें पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v1, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है बताओ? v2। क्लियर है? अब देखो दो प्रकाश की किरणें ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ये दो प्रकाश की किरणें इस तरीके से आपतित हो रही हैं, ऐसे होंगी, और ये अपवर्तन होगा। ऊपर वाला माध्यम ऊपर वाला विरल मान रहे हैं और नीचे वाला सघन मान रहे हैं। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी, है ना? अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी, ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। क्लियर है? अगर यहाँ पे अभिलंब खींचे अपन तो यहाँ पे अभिलंब आएगा, यूँ ये अभिलंब हो गया और ये अभिलंब हो गया। बोलो हुआ या नहीं अभिलंब? ठीक है। अब देखो बात करें आपतित तरंगाग्र की, तो आप देखना ये जो दिखाई दे रहा है ये एक समतल तरंगाग्र है जिसका नाम है AB, और इसी को क्या बोलेंगे? आपतित तरंगाग्र। क्योंकि हम जानते हैं तरंगाग्र सदैव प्रकाश की किरणों के लंबवत होते हैं। तो दोनों समांतर किरणें आ रही, इनके लंबवत एक समतल की कल्पना करें तो वो क्या होगा? तरंगाग्र। अब देखो इस तरंगाग्र AB, इस आपतित तरंगाग्र AB का जो बिंदु A है, ये बिंदु A जो है वो अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंच चुका है।
लेकिन बिंदु बी जो है, बिंदु बी ये अपवर्तक पृष्ठ से कुछ दूरी पर है। तो मान लो ये अपवर्तक पृष्ठ पे कोई बिंदु है सी, तो मान लें कि इस बी प्रकाश को बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, टी। तो दूरी बी सी किसके बराबर हो जाएगी, दूरी बी सी। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, b1, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल b1, तो चाल तो कोई b1 और समय कितना मान लें, t। मान लो t समय में प्रकाश बिंदु b से बिंदु c तक पहुंचता है, तो t समय में तय की गई दूरी कितनी हो गई, bc बराबर b1t। क्लियर है। अब इतने ही समय में देखो, जब बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पर था तब बिंदु बी यहाँ था। अब बिंदु बी सी पे पहुँच गया तो बिंदु ए भी तो आगे गया होगा, तो अपवर्तन के बाद बिंदु ए ने भी आगे दूरी तय की होगी, या बिंदु ए पर स्थित प्रकाश ने भी आगे दूरी तय की होगी दूसरे माध्यम में। तो बी से सी तक पहुँचने में टी समय लगा, तो इसी टी समय में बिंदु ए ने भी आगे दूरी तय की होगी। तो टी समय में कितनी दूरी तय की होगी, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2, और समय उतना ही, टी समय में कितनी दूरी तय की होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितनी हो गई v2 और समय कितना हो गया बताओ, t। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये दूरी तय की। अब इतनी दूरी का चाप भरकर प्रकार को बिंदु ए पे रख के और यहाँ काटेंगे इस जगह। तो ये जो आपको नया बिंदु मिलेगा जिसका नाम अपन रखेंगे डी, रख दिया। तो ये जो नया बिंदु मिला डी, इसमें जो दूरी ए डी है, दूरी ए डी वो किसके बराबर होगी बताओ, v2t, चाल गुना समय। दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल है v। ठीक है। अब जब सी और डी को मिलाएंगे ऐसे, तो ये जो है ये अपवर्तित किरणों के लंबवत जो समतल मिलेगा सी और डी को मिलाते हुए जो बनाएंगे, ये कहलाएगा अपवर्तित तरंगाग्र। ए बी तो क्या है, आपतित तरंगाग्र, और सी डी क्या है बताओ, अपवर्तित तरंगाग्र। तो इस तरीके से अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, बेसिक जो चीज़ है वो क्या ध्यान रखनी है कि ये जो दूरी बी सी है वो तो किसके बराबर है बताओ, v1t, और दूरी जो AD है वो भी किसके बराबर है, v2t। ये याद रहेंगे, आपको नोट कर ले, भले ही आप रफ कॉपी में लिख ले, समझने में अच्छा ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर है। अब देखो आप, ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखो ये वाला कोण कितना होगा, I। अब ये भी बताया क्यों होगा, बड़ा आसान है, जैसे यूँ है। एक बार फिर से मैं रीड्रॉ करके बता दूँ, ये है, ये दो प्रकाश की किरणें आई यूँ समांतर, ठीक है, और ये थोड़ा सा अपवर्तन हो गया इनका, ये विरल से सघन माध्यम में गई। अब यहाँ पे यदि अपन अभिलंब ड्रॉ कर लें यूँ, एक अभिलंब यहाँ डाल दिया और एक अभिलंब यहाँ डाल दिया, और दो अपन ले लेते हैं, क्या दो ले लेते हैं अपन, वो ही तरंगाग्र, ये ले लिया। एक तो ये लंबवत होगा दोनों पे, और एक इधर ले लेते हैं ये, ठीक है। तो अब देखो ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण होगा I, आपतन कोण, ठीक है। और मुझे बताओ अब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 90 माइनस I, ये पूरा 90 है ना, देखो गौर से, तरंगाग्र और किरण लंबवत होती थी, 90 माइनस I ये वाला। तो फिर ये वाला कितना बचेगा, ये भी लंबवत हो गया ये, तो ये 90 माइनस I है, तो ये कितना हो जाएगा I, तो ये वाला I होगा। इसी प्रकार इधर करो, ये वाला कितना होगा R, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस R, तो फिर ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा R। क्लियर है। तो ये कोण I होगा और ये कोण R होगा। तो इस डायग्राम में देखो ये वाला कोण तो होगा I और ये वाला कोण जो होगा वो होगा R। क्लियर। ये तो हो गया I और ये हो गया आपके पास R। तो ये ध्यान रहेगा। अब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आपको, है ना। देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ऊपर वाले त्रिभुज से इसका नाम दे दो AC। ऊपर वाले त्रिभुज ABC से साइन I का मान निकालें, साइन I। तो साइन I बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बताओ यहाँ पे BC। लंब कितना होगा बताओ, BC होगा या नहीं। साइन I बराबर, ये हो गया लंब और ये हो गया आपके पास, सॉरी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन I बराबर आ गया आपके पास BC बटे AC।
आ गया। और नीचे वाले त्रिभुज से साइन आर निकालें, साइन आर, तो साइन आर का मान आपके पास आ जाएगा ये लंब बटे कर्ण, क्या आएगा बताओ, AD बटे AC, AD बटे AC, AD बटे AC। क्लियर है? तो इसी को अब आगे लेते हैं। देखो ये निकाल लिया अपन ने, पहले हमने साइन आई का मान निकाल लिया, ये देखो साइन आई निकाल लिया BC बटे AC, और साइन आर निकाल लिया AD बटे AC। अब अपन को ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों का भाग लगाते थे, दो समीकरण बन गए। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर AC से AC कट जाएगा तो BC बटे AD, सही है, BC बटे AD हो गया। अब BC बटे AD हो गया तो फिर देखो BC का मान मैंने आपको बताया था, BC किसके बराबर है, V1T, तो BC की जगह V1T लिख दिया। और नीचे AD किसके बराबर है बताओ, V2T, तो नीचे अपन ने V2T लिख दिया। तो T से T कैंसिल हो जाएगा बटे में, तो ये क्या रह जाएगा, V1 बटे V2, क्या रह जाएगा बताओ, V1 बटे V2, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। और V1 बटे V2 किसकी परिभाषा है, अपवर्तनांक की, कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात। तो V1 बटे V2 को म्यू लिख सकते हैं। तो आपके पास ये जो फाइनल रिजल्ट आया ये आया आपके पास ये वाला, V1 बटे V2 को म्यू लिख दिया μ21, तो μ21 बराबर साइन आई बटे साइन आर आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइगेन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो ये बताओ μ21 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये स्नेल का नियम है या नहीं, स्नेल का नियम है, और अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो अपवर्तन का दूसरा नियम जो है वो सत्य साबित हुआ। और साथ में डायग्राम देख के आप पता लगा सकते हो, इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो अपवर्तन के दोनों नियम सत्य साबित हुए। इस प्रकार हाइगेन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या होती है। ठीक है, अगला टॉपिक जो आता है आपके पास वो आता है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत हो। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर परिवर्तित होता रहता है, अकला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अब कलांतर कैसे नियत हो आप देखना, तो अपन ने पहले पढ़ा है 11th क्लास में तरंग पाठ में। जैसे मान लो देखो ये दो तरंगों से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये दो बेस लाइन ली, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है। इसके बाद देखो आप, ये मैंने ऐसे कुछ अभिलंब ड्रॉ कर लिए, थोड़े से यूँ समान दूरी पर ये कर लिए ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद यदि बात करें अपन तरंगों की, तो देखो एक तरंग तो मैं ऐसे बनाता हूँ यूँ, ऐसी बनाई, और दूसरी तरंग भी सेम ऐसी बना दूँ, ये बना दी। दोनों तरंगों को आप देख पा रहे हो। इन दोनों तरंगों को यदि आप गौर से देखोगे तो इसमें क्या दिखाई देता है आपको, इसमें दिखाई देता है कि एक ही समय पर दोनों क्या है बताओ, दोनों का मान या दोनों का आयाम शून्य है। एक ही समय पर दोनों का आयाम अधिकतम है, फिर एक ही समय पे दोनों का शून्य है, फिर एक ही समय पे दोनों का विपरीत दिशा में अधिकतम है, फिर एक ही समय पे शून्य है, फिर एक ही समय पे अधिकतम है। मतलब ये दोनों तरंगें समान कला में हैं, समान कला में कंपन कर रही हैं। समान कला में कंपन होने का मतलब क्या है, एक ही प्रकार की प्रकृति है। और नियत कलांतर का मतलब क्या है, नियत कलांतर का मतलब ये कि एक बार दोनों की कलाओं में जो अंतर है, पूरी तरंगों की पूरी गति के दौरान किसी भी समय यदि चेक किया जाए, किसी भी स्थिति में चेक किया जाए, तो कलाओं का अंतर उतना ही मिलना चाहिए। कैसे, जैसे देखो एक ही ग्राफ में मैं आपको बताऊँ। देखो एक तरंग ये गई ऐसे ही,
अब दूसरी तरंग यदि मैं बनाऊं तो दूसरी तरंग देखना आप, मैंने ये बनाई दूसरी तरंग, यहाँ से स्टार्ट न करके यहाँ से स्टार्ट किए। समझ पा रहे हो? जब ये अधिकतम पे, अब देखना, जब पहली वाली तरंग, ये रेड वाली तरंग अधिकतम पे तो ये शून्य पे, जब ये पर्पल वाली अधिकतम पे आई तो रेड वाली शून्य पे, और जब रेड वाली अधिकतम पे आई तो पर्पल वाली शून्य पे, और जब रेड वाली शून्य पे आई तो पर्पल वाली अधिकतम पे। तो आप देख पा रहे हो किसी भी स्थिति में देखा जाए तो इनके बीच में जो अंतर है, जो स्थितियों का अंतर है, वो क्या रहता है बताओ? नियत रहता है। तो ऐसी तरंगें जो होती हैं वो कला संबद्ध या नियत कलांतर वाली तरंगें कहलाती हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर या तो शून्य हो या नियत हो, क्या कहलाते हैं बताओ? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।